हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है। ठीक है, कक्षा 12 के अगर स्टूडेंट आप हैं तब भी आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12 में भी ये टॉपिक है, 10 में भी है, न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी पूरा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो क्या है ओम्स लॉ, क्या है ओम ने क्या नियम बताया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट आपको बता दें और एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा और आपको जो लिखना उसके बारे में आप चर्चा कर लें, पहले वो आप क्लियर कर लीजिए। इससे संबंधित और भी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चैनल को एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, वो लोग शेयर कर सकते, उनके पास शेयर कर दीजिए। और रेगुलर आप पढ़िए। यहाँ पर आपका फिजिक्स में 25 नंबर आपको पूरा दिन आने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए, ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहले यह समझना है, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर V का मतलब विभवांतर, V का मतलब क्या, विभवांतर, और I का मतलब धारा। ठीक है, हमें ये लाइन जरूर याद रखना, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। यानी V अनुक्रमानुपाती है किसके, I के, यानी विभवांतर अनुक्रमानुपाती है किसके, धारा के। इसका मतलब अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटाएंगे तो धारा भी घटेगी। इसका ये मतलब निकलता है अनुक्रमानुपाती का। ठीक है, स्टेटमेंट इसका क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित किया जाता है या धारा प्रवाहित किया जा सके, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, क्या नाम है, एल्युमिनियम हो गया, नाइक्रोम हो गया, ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उसे चालक कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था के से मतलब है उसके ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आता है? यही मेन ओम का रूल है। इसको अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग बुक में अलग अलग स्टेटमेंट पाएंगे, अलग अलग टीचर अलग अलग स्टेटमेंट बताएंगे, और सब सही है। जैसे इसको लिख सकते हैं V = IR, जहां R एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस R को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहां से कह सकते हैं V/I = R, अगर पक्षांतर कर दिया जाए I को तो I बटे में आ जाएगा। यहां से भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, कैसे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, नियत होता है, ये नियतांक के बराबर है ना, नियत होता है तथा चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट इसका बन सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग पेन उठा लीजिए, कॉपी में लिखना शुरू कीजिए कुछ चीजें। ये मैंने जो समझाया है ये सब भी लिखना भी हमारे हिसाब से लिखिएगा। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए ओम का नियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए ओम का नियम। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप, दाब, लंबाई ब्रैकेट बंद में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये पूरा नोट कर लीजिए, ऐसे बॉक्स में कर लीजिए।
चाहे इसे फॉर्मूला याद कीजिए चाहे इसे याद कीजिए, एक ही फॉर्मूला याद करना, बाकी आपको पक्षांतर आना चाहिए क्योंकि इससे ही ये बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए पूरा। नोट हो गया ना, चलो जैसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ तक हो गया। और प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम लोग कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसका मात्रा क्या है, ये सारी चीजें बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और आपको बता दें, देखिए ओम का जो नियम है क्या हर जगह पर लागू होता है, हर विद्युत परिपथ में लागू होता है। तो देखिए ओम का रूल जो है ये इसके आधार पर दो प्रकार के परिपथ बनाए गए, एक ओमीय परिपथ है, एक अनोमीय परिपथ। परिपथ आप लोग जानते होंगे जिसमें सेल जुड़ा होता है, कोई बल्ब जुड़ा होता है, कोई स्विच जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को परिपथ कहते हैं। तो परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता ओमीय परिपथ, एक होता अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ का मतलब होता है जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, ओमीय परिपथ है जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, वो अनओमीय परिपथ होता है। अनओमीय परिपथ का एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो टार्च एक होता है, सेल वाला टार्च, जो मोटा मोटा सेल लगता है जिसमें ना निप्पो का चलेगा ऐसे कोई सेल लगता है, वो वाला जो टार्च होता है वो हमारा अनओमीय परिपथ उसमें लगा होता है, उसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें ओम के नियम का, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये ग्राफ का मतलब क्या है, अच्छा जैसे अभी आप लोगों ने जहां तक लिखा है ना, उसके बाद ये ग्राफ भी बना लेना चाहिए, बेटर रहेगा। ये हम धारा I कह देते हैं, अगर इसे हम विभवांतर भी कह देते हैं, ठीक है, तो V और I का मतलब ये हो जाएगा प्रतिरोध के बराबर, क्या ला देते ऐसे आप पॉइंट बनाना, ठीक। ये ओम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है, ये ग्राफ भी बना लीजिए, जितना यहाँ लिखे उसके नीचे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। देखिए यूपी बोर्ड में जो भी पूछा जाएगा उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डीप लेकर जा रहा हूँ, ना ही आपको कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ कि ये छूट जा रहा है, कोई टॉपिक हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पर, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, एक कॉमन भाषा, बहुत आसान भाषा में, तो प्रतिरोध का मतलब कह सकते हैं रास्ते का रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रास्ते का रुकावट, यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जब धारा बहती हुई जाती है तो उसके रास्ते में जो भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध या प्रतिरोध उत्पन्न या रुकावट जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता। धारा किसी चालक में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा बना सकते हैं और भी हम परिभाषा, ठीक है। अभी इसमें परिभाषा में लिए किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, कहोगे कि हमें पढ़ना, आज हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे, और जब पढ़ने बैठते थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, तो तुम्हारे पढ़ाई के मार्ग में प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया। वो अवरोध को ही क्या कह देंगे, प्रतिरोध कह देंगे। यानी जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे इनको क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं ना, ठीक है ना। तो एक परिभाषा ये हो कि अथवा करके एक परिभाषा और लिख लीजिए, अथवा हम इसके आधार पर लिखेंगे V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो देखिए किसी चालक के सिरों के बीच
लगाया गया विभवांतर अथवा करके लिखिएगा, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम। ओम के लिए ऐसे चिन्ह बनाया जाएगा, ब्रैकेट में चिन्ह बना लीजिएगा। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बोर्ड पर लिखने के लिए R इक्वल टू ने क्या लिखा, V अपान I। ये सूत्र मालूम हो गया। एक बात मैं बताऊं आपको, प्रतिरोध के लिए अलग से सूत्र मत याद कीजिए। जो ओम के नियम में आपने याद किया था V इक्वल टू IR, वही सूत्र याद रखिए। उसमें पक्षांतर आपको आना चाहिए। अगर हमको R ज्ञात करना है तो पक्षांतर करेंगे, ये आएगा। I ज्ञात करना तो V अपान R हो जाएगा, V ज्ञात करना V इक्वल टू IR हो जाएगा। तो एक सूत्र याद कीजिए, अलग अलग सूत्र याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके मात्रक की बात करें तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रति I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया। इसे ही क्या कह दिया जाता है, अथवा इसे कह देते हैं ओम। ये हमने शब्दों में भी लिखाया था, तो ये भी लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, एक ओम की परिभाषा। ठीक है, तो एक ओम की परिभाषा कैसे लिखेंगे जरा देखिए समझो। ओम बराबर क्या होगा, एक ओम बराबर होगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। परिभाषा बनाना हमने कई बार आपको बताया है, आप लोग कर सकते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें 1 एम्पियर धारा बहे तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा या 1 ओम होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर हमेशा आप बटे वाले से उठाते हैं, यहाँ पर ऊपर से उठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सोचना है, धारा पहले नहीं कहेंगे कि हम 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 वोल्ट विभवांतर होता। विभवांतर उत्पन्न होने पर 1 एम्पियर धारा बहेगी ना, क्योंकि हमने क्या एक आप लोगों को पढ़ाया भी था कि जो विभवांतर उत्पन्न होता है तभी धारा बहती है। ठीक, चलिए। और विभवांतर को नियत विभवांतर बनाए रखने के लिए क्या कौन सा यूनिट का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, पढ़ाया गया है। ठीक, तो लिखिए इसकी परिभाषा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 एम्पियर धारा बहे, 1 एम्पियर धारा बहे तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब हम कुछ चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी इसी में हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे इसी ओम के नियम पर आधारित। ठीक है ना। देखिए हम ये समझते हैं सबसे पहले, जो अभी हमने बताया कि प्रतिरोध क्या है, रास्ते का रुकावट है, यानी धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोग के दिमाग में आ गया कि इसका मतलब प्रतिरोध ना हो तो बहुत बढ़िया होगा। अगर प्रतिरोध कम से कम हो या ना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी रास्ते का रुकावट अगर रहे ही ना तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी भेजा जाएगा वो पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। लेकिन प्रतिरोध होने के कारण कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब पतला तार लगाया जाता है, ठीक है, आजकल के एल्युमिनियम वाला जो होता है, कुछ दिन बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, उसकी जो प्लास्टिक ऊपर से होती है वो क्या होता है, थोड़ा कड़क हो जाता है गर्म होकर। क्यों, देखिए उसका कारण है
कि जब उसमें धारा बहती है तो उसका तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, धारा को रोकने की कोशिश करता है। जब रोकने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उस वजह से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। इस पर चर्चा अभी और बाद में भी करेंगे डिटेल में, ठीक है, इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। तो वो गर्म हो जाता है। तो क्या ये रुकावट सही चीज है? ये ना हो तो फायदा रहेगा या होने पर फायदा रहेगा? तो देखिए दोनों का अपने अपने स्थान पर फायदा है। अगर प्रतिरोध ना रहे तब भी फायदा है, और देखा गया कि दुनिया में कोई भी चालक ऐसा नहीं है जिसका प्रतिरोध ना हो। सब में कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर रहेगा, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहेगा, किसी में क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रतिरोध के बारे में जानकारी इकट्ठा करके और इसका दोनों प्रकार से यूज किया जाता है। यानी प्रतिरोध अगर ज्यादा रहे तब भी यूजफुल है, कम रहे तब भी यूजफुल है, लेकिन अलग अलग जगहों पर। जैसे हमारे घर में अगर हमें बल्ब जलाना है, टीवी चलाना है, तो जो वायर रहेगा उस वायर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, रास्ते में कम खर्च हो, जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसके उपयोग की हम बात कर लें, मेनली उपयोग की अब हम बात करें कैसे कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। धारा नियंत्रण में, धारा नियंत्रण में मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर था या बोर्ड है घर का आपके, यहाँ से तार लेकर जाते हैं, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा हुआ, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ। यहाँ पर मान लीजिए हमको 10 एम्पियर चाहिए था, यहाँ पर 8 एम्पियर चाहिए था, तो यहाँ से जाएगा 10 एम्पियर, यहाँ यूज करेंगे। आगे लेकर जाएंगे, अब जब इसको और आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ भी तो 10 एम्पियर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको 8 चाहिए, तब क्या किया जाए। अब यहाँ तो यहाँ से फिर से जोड़ कर लेकर जाए, यहाँ 8 एम्पियर चेंज करने वाला कुछ लगाए व्यवस्था, तो एक काम किया जाता है, यहाँ दूसरा तार प्रयोग कर लीजिए जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो और 2 एम्पियर हो, क्या करते हैं, रास्ते में ही खर्च करते हैं। वो रास्ते में ही 2 एम्पियर अगर खर्च कर देगा तो यहाँ 8 एम्पियर ही तो पहुंचा। तो यानी इस प्रतिरोध का प्रयोग हम धारा नियंत्रण में भी कर सकते हैं। धारा को नियंत्रित करने में अगर हमें, ध्यान दीजिए, अगर हमें धारा ज्यादा चाहिए, अगर हमें धारा चाहिए, R का मान कम होना चाहिए, यानी प्रतिरोध कम रहेगा अगर, तो धारा ज्यादा मिलेगी, और अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो धारा कम मिलेगी। तो क्या कहीं कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, कई जगहों पर ऐसे है जहां जरूरत पड़ती, कभी कभी धारा में ज्यादा जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं कम कर जरूरत पड़ती है। तो जहां ज्यादा धारा की आवश्यकता है वहां कम प्रतिरोध का तार लगाइए, और जहां कम धारा की आवश्यकता है वहां पर ज्यादा प्रतिरोध का तार लगा दीजिए। तो ये पहला उपयोग है प्रतिरोध का। ऐसे हेडिंग आप डालकर लिख सकते हैं, प्रतिरोध का उपयोग या उपयोगिता। नंबर 1 कह सकते हैं धारा नियंत्रण। ये एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा डिटेल आप नहीं पूछा जाएगा। तो पहला हो गया धारा नियंत्रण। दूसरा हम बात कर लेते हैं, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जो प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, उस इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर एक फिलामेंट होता है। अगर कभी खोला गया होगा या कहा जाता है फिलामेंट उसका जल गया है, तो जब कभी खोला जाता है तो उसके अंदर बना रहता कि नहीं बना रहता, ठीक है। तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसका प्रतिरोध उच्च रहता है, काफी ज्यादा रहता है, तो गर्म ज्यादा हो जाता है। गर्म हो जाता है तभी वो हमारा प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है वो गर्म हो जाता है, उससे हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं। जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है उसकी अगर हम बात करें, वहां पर भी तो यही होगा, जो उसके अंदर फिलामेंट लगा है, ठीक है, वो फिलामेंट क्या करता है, उस फिलामेंट की बात करें उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, उसमें धारा आएगा तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि रोकने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। जैसे सोचिए कोई चीज ऐसे आ रहा है, इधर से बार बार रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ इस एरिया में जहां पर रोकने की कोशिश करें वहां पर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या होता है, बल्ब में वो हमारा जो उष्मीय ऊर्जा है, यानी विद्युत ऊर्जा को पहले उष्मा में बदला, मतलब गर्म हो गया, इसके बाद उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये 100 वाट वाला बल्ब करता है, ठीक है ना। तो दूसरा उपयोग इसका कर सकते हैं वैद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में। वैद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में, वैद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, मतलब उष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है और प्रकाशीय ऊर्जा में भी बदला जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक। चलिए 1-2 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, जैसे नहीं, चलिए इसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, छोड़िए इसको। चलिए अब इसके भी न्यूमेरिकल हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग पहला न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से।
यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही आसान है। प्रतिरोध कितना है, वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु मतलब फिलामेंट, इसका प्रतिरोध कितना है 1200 ओम। ठीक, क्या जो 220 वोल्ट का क्या कर रहा है, स्रोत से ले रहा है, यानी V बराबर 220, कितनी धारा होगी, धारा पूछ रहा है। ठीक, क्या कीजिए, V इक्वल टू IR, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में आपका आएगा। यहां से पक्षांतर कर लीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I बराबर V अपान R। V का मान रख दीजिए 1200 और बटे इसका मान कितना 220, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 120 बटे कितना 22। क्या 22 से 100 कटेगा 120, तो देखिए 20 पंचे 100, 22 पंचे 120, यानी काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी I इक्वल टू कितना 5 एम्पियर हो जाएगा। सॉरी, कुछ गलत रख दिया ना, पहले उन्हें गलत रख दिया। V का वैल्यू है 220, हम ऊपर 1200 कर दिए थे, और R का वैल्यू कितना 1200, इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, कैंसिल कर दिया हमने, तो बचा कितना हमारे पास 22 बटे 120। 22 से इसको कैंसिल करें तो कैंसिल होकर कितना आएगा, या गुणा भाग कर दिया जाए तो कितना आएगा, कि भाग करने पर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। अगर हम 22 में 120 से भाग कर देते हैं तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर इसका नोट कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर है 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, ये आंसर है, ये होमवर्क आप लोग के लिए है, लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये होमवर्क हो गया, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके सिरों के बीच विभवांतर, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन समझिए। ये कह रहे हैं एक विद्युत हीटर है, वो 4 एम्पियर की धारा लेता है, यानी I बराबर कितना 4 एम्पियर हमने लिख लिया। अब कह रहे हैं जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट था, यानी V बराबर कितना 60 वोल्ट। ये कह रहे हैं जब V का मान कितना 60 है तो उसमें धारा कितनी बह रही थी 4 एम्पियर बह रही थी। अब कह रहे हैं जब V को 120 का दिया गया तब धारा कितनी होगी। इसको हम लगा भी देंगे और मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जब 60 से 120 कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं तो धारा भी 2 गुना हो जाएगा।
हमने कहा था ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज करेंगे उतना ही गुना क्या हो जाता है, धारा भी हो जाता है। नहीं धारा 4 एम्पीयर था तब क्या हो जाएगा, 8 एम्पीयर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर है तो ऐसे सोचकर आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे पूछ रहा है तो भाई क्या करेंगे, आर बराबर क्या लगाएंगे, वी अपान आई। वी का मान 60 और आई का मान 4, तो ये हो जाएगा कितना, 15। आर का मान 15, यानी उस विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध है वो इतना हो गया। अब कहेंगे जब विभवांतर 120 वोल्ट है, जब विभवांतर 120 वोल्ट है, तो जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाएगा तब उस समय आई बराबर हमें पूछना कोशिश मार, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आर। अब हो गया आर कहाँ पता है, तो ये आर जो है यही तो है, क्योंकि जब तार वही है, विद्युत हीटर हमारा वही है, तो प्रतिरोध हमारा वही रहेगा, प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर v का मान रख दीजिए 120 और r का मान कितना, 15। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 8 कितना होता है 120, 8 एम्पीयर हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए v प्रोपोर्शनल टू i के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, जब v को 2 गुना कर रहे हैं तो i भी 2 गुना होगा, नहीं i का मान 8 एम्पीयर हो जाएगा। और 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है सॉल्व करना होगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए, तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, होमवर्क करके और व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए हमारे पास। अगर चैनल तब कुछ समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए अगर तैयारी रेगुलर आप करेंगे, रेगुलर आप इस पर पढ़ेंगे, तो आपका जो फिजिक्स में 25 नंबर होता है हाई स्कूल में, वो आराम से आपको 25 नंबर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, 25 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।